नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पड़ताल यानी एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि सुनवाई के दौरान रोक लगाने की मांग नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में किए जा रहे मतदाता सूची के एसआईआर में मतदाताओं की पहचान साबित करने के लिए आधार, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र को मान्य दस्तावेजों के रूप में अनुमति देने पर विचार करे। गुरुवार की सुनवाई के इससे एक बात साफ है कि उसने प्रक्रिया पर रोक लगाने का अभी कोई आदेश पारित नहीं किया। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई बार पूछा कि उसने आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेज के रूप में क्यों खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान के लिए 11 दस्तावेजों की सूची दी है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि न्याय के हित में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान के दस्तावेजों में शामिल किया जाए। कोर्ट ने आगे कहा, अब ये चुनाव आयोग पर है कि वो इन दस्तावेजों को स्वीकार करता है या नहीं, लेकिन अगर वो नहीं करता तो उसे इसके पीछे की वजह बतानी होगी, कारण बताना होगा और वो वजह याचिकाकर्ताओं को संतोषजनक भी लगनी चाहिए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। वोटर लिस्ट विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई खास सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इस प्रक्रिया के जरिए नागरिकता की जांच करना चाहते हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा और कहा कि नागरिकता की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, ना कि चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने कहा कि भारत का नागरिक होना वोटर बनने के लिए जरूरी है, जो संविधान के अनुच्छेद 326 में बताया गया है। उन्होंने कहा कि आखिरी बार 2003 में ऐसा स्पेशल रिवीजन हुआ था और अब इसे दोबारा करना जरूरी हो गया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर नागरिकता जांच की ही मकसद है तो यह पहले किया जाना चाहिए था, चुनाव से ठीक पहले नहीं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगर आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी गई तो बहुत सारे लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकता साबित करना आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अगर किसी को हटाना है तो सरकार को ये साबित करना होगा कि वो भारतीय नागरिक नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एसआईआर के आड़ में नागरिकता की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा खुद मान्यता प्राप्त दस्तावेज है, फिर भी पहली बार चुनाव आयोग उसे मान्य दस्तावेज नहीं मान रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया नागरिकता की जांच के लिए एक बहाना बन गई है। बता दें, लोगों का यह भी मानना है कि एसआईआर एनआरसी की वाटर टेस्टिंग भी हो सकती है। वो लोगों का रिएक्शन देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की प्रक्रिया आगे पूरे देश में लागू की जा सकती है। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग ने खुद कहा कि वो अन्य राज्यों के लिए एसआईआर का शेड्यूल बाद में घोषित करेगा। इसका मतलब ये है कि वो हर व्यक्ति पर यह बोझ डाल दिया गया है कि वो खुद साबित करे कि वो भारत का नागरिक है। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में ये पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में और अधूरे तरीके से की गई है। सिर्फ 30 दिनों में एसआईआर पूरा कर दिया गया और सिर्फ 11 दस्तावेजों को मान्य माना गया, जिनमें आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को शामिल नहीं किया गया, जो कि हैरान करने वाली बात है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि चुनाव आयोग से पूछा जाए कि उसने एसआईआर प्रक्रिया इतनी जल्दी और गलत समय पर क्यों शुरू की। बिहार में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया ने एक बड़ी धांधली को उजागर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां पटना में मतदाताओं से आधार कार्ड के आधार पर फॉर्म स्वीकार किए जा रहे हैं, वहीं सीमांचल और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या भूमि दस्तावेजों की मांग की जा रही है। वहां पर फॉर्म धड़ाधड़ अस्वीकार किए गए हैं। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। हालांकि पटना और आसपास के क्षेत्रों में वोटर्स को आधार, वोटर आईडी या राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करने की अनुमति दी जा रही है। भले ही ये दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा तय 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या विपक्ष को जो डर है वो सामने आने लगा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात के लिए गुरुवार को अलग अलग समय मांगा है।
ये मुलाकातें ऐसे समय पर मांगी गई हैं जब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मीडिया से कहा कि अगर उन्हें राहुल गांधी से मिलने का समय मिलता है तो वो मुलाकात करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिलने का समय मांगा है। शिव कुमार की ये कोशिशें तब हो रही हैं जब कुछ ही दिन पहले सिद्धरामैया ने साफ कहा था कि वो पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर अंदर खाने कुछ चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को अहमदाबाद में आयोजित सहकार संवाद कार्यक्रम में अपने रिटायरमेंट प्लान का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राजनीति से संन्यास लेने के बाद वो अपना शेष जीवन वेदों, उपनिषदों के अध्ययन और प्राकृतिक खेती को समर्पित करेंगे। उनका यह बयान सहकारिता मंत्रालय के चौथे स्थापना दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आया। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिला है। ये नोटिस 10 जुलाई को उन्हें भेजा गया है। नोटिस को लेकर मंत्री ने कहा यह आयकर विभाग का काम है। ये नोटिस ऐसे समय में आया है जब विपक्ष ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजीनगर में हुई ब्रिक्स होटल की नीलामी में वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई थी। वहीं आयकर विभाग से नोटिस मिलने पर मंत्री ने पहले कहा था कि मेरे अलावा सांसद श्रीकांत शिंदे को भी नोटिस मिला है। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है या नहीं मिला है। हालांकि मंत्री ने स्वीकार किया कि उन्हें नोटिस मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील से होने वाले सभी आयात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके जवाब में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ब्राजील किसी भी तरह के हस्तक्षेप या नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा ट्रंप ने 7 बाकी देशों यानी कि अल्जीरिया, इराक, लीबिया, श्रीलंका, फिलीपींस, मोल्दोवा और ब्रुनोई पर भी नए टैरिफ की घोषणा की है। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.